ट्रांसफर ऑफ फ्लैट, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, रिकवरी ऑफ ड्यूज, रेरा व मोफा जैसे महत्वपूर्ण विषय हो या आपकी सोसाइटी का रीडेवलपमेंट या सेल्फ रीडेवलपमेंट, बेस्ट व लीगल एडवाइस के लिए संपर्क कर सकते हैं महासेवा और प्रभु एसोसिएट की एक्सपर्ट टीम से। हमारे फोन नंबर है 02242551414। और एक इम्पोर्टेंट हमारा खास जो सीरीज हम चलाते हैं अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए, उस सीरीज का सिलसिला आज हमारा टॉपिक है नो योर हाउसिंग लॉ विथ एडवोकेट संपत। दोस्तों, एडवोकेट संपत, आप विनोद जी को तो भली भांति परिचित हैं। आज उनके सुपुत्र दोनों मिथिल संपत और एडवोकेट धर्मिंद्र संपत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बड़े अच्छे मुद्दे, बड़े अच्छी बेबाकी के साथ हर एक केस, हर एक कंज्यूमर के फेवर डिसीजन है फेवर में लेके आते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मिथिल संपत। तो मैं आगे बढ़ते हुए हाउसिंग लॉ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आपके हाउसिंग लॉ क्या है, आप किस तरह से रेरा और कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, आप फ्लैट लेने जा रहे हैं, तो किस तरह से आपके जो हाउसिंग लॉ है उसके कानूनों के बारे में किस तरह से रूबरू हो सकते हैं, क्या क्या खास हाईलाइट है, तो इसके बारे में मैं इनवाइट करता हूं हमारे प्रखर युवा वक्ता, युवा एडवोकेट मिथिल संपत साहब, मिथिल विनोद संपत साहब। मिथिल जी, आपका स्वागत है। अब मंच, आप प्लेटफॉर्म आपके हवाले सर, प्लीज वेलकम। Sir, once again, मेरा हार्दिक thank you for inviting me and for allowing me to share my experiences. रेरा की चर्चा करते हैं। रेरा का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। रेरा एक कायदा है जो पूरे देश के रियल एस्टेट सेक्टर को कवर करता है। रियल एस्टेट सेक्टर मतलब क्या? मतलब जब आप घर खरीदते हो, ऑफिस खरीदते हो, किसी प्रकार का शोरूम खरीदते हो, शॉप खरीदते हो, किसी भी प्रकार का रियल एस्टेट खरीदते हो। रेरा जो कायदा है वो सेंट्रल कायदा है, यानी केंद्रीय सरकार ने इसे बनाया है और ये पूरे देश को लागू होता है, ना किसी एक या दो स्टेट को। रेरा कायदा पूरे देश के हर स्टेट को कवर करता है। रेरा कायदा के आने के पहले कई सारे प्रॉब्लम्स रियल एस्टेट सेक्टर में थे, स्पेशली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी। इन प्रॉब्लम्स के कुछ एग्जाम्पल कायदे में ही दिए गए थे कि सेक्टर लार्जली अनरेगुलेटेड था, कि कई सारे किस्से होते थे जिन पर सही प्रकार से कायदा लगाया नहीं जाता था, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं था रेरा के पहले, कि जो बिल्डर है, जो बिल्डिंग और फ्लैट बांध रहे हैं, वो प्रोफेशनल वे में नहीं बांध रहे हैं, कई सारे इलीगल एक्शंस करते थे। फिर दूसरा प्रॉब्लम था कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, हर जगह पे अलग अलग कायदे लागू थे। तो एक जगह पर ये कायदा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, ऐसे सवाल कई बार उठते थे। कंज्यूमर और अलॉटीज, उनकी सुरक्षा नहीं होती थी, कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन नहीं होती थी, और इन शॉर्ट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। जब ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो बिल्डर आपको फ्लैट कब देगा उस बात की ट्रांसपेरेंसी, और आपसे पैसे कलेक्ट किए जा रहे, पैसे कलेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ डिलीवरी नहीं दे रहा है, उस बात की ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। और लिटिगेशन उस संदर्भ में बहुत बहुत स्लो था, और इसीलिए ऐसा तय किया गया कि सब स्टेक होल्डर्स पर कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन डाले जाए, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाले जाए। तो अभी ये रेरा कायदे में कौन कौन इन्वॉल्व है, ऑब्लिगेशन किन किन के ऊपर डाला गया है, तो ये रेरा कायदा जो है सबसे पहले बिल्डर को अफेक्ट करता है। बिल्डर या को प्रमोटर कहा जाता है कायदे में। बिल्डर यानी कि जो फ्लैट बांधता है और बिल्डिंग बांधता है। दूसरा आता है एस्टेट एजेंट, जिसके ऊपर ऑब्लिगेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है। एस्टेट एजेंट को हम लोग ब्रोकर भी कहते हैं। और फाइनली फ्लैट परचेजर के ऊपर भी थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाले गए हैं। फ्लैट परचेजर को रेरा में अलॉटी कहा गया है। एक बात को समझना जरूरी है कि रेरा रेंटल प्रॉपर्टी के मामलों में इंटरफियर नहीं करता है। रेरा कायदा जो है रेंटल मामलों में नहीं यूज किया जाएगा। तो अगर आप रेंट पर रह रहे हो तो आप आपके लैंडलॉर्ड के खिलाफ रेरा में नहीं जा सकते। रेंट प्रॉपर्टी के लिए नहीं है रेरा, सिर्फ परचेज
जब आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो तभी रेरा लागू होगा। अब जब रेरा आया तो गवर्नमेंट गैजेट में प्रिस्क्राइब डेट थी 1 मई 2016। ये रेरा कायदा के आधे सेक्शंस, आधे प्रोविजंस 1 मई 2016 को आए और यही समय पर कहा गया था कि 1 साल के अंदर हर स्टेट को पूरा का पूरा रेरा चालू करना है, बाकी के जो प्रोविजंस है उन्हें भी चालू करने हैं और 1 मई 2017 से पूरे रेरा के ऊपर काम और केसेस चालू किए जाने का प्रस्ताव लगाया गया था। प्रस्ताव नहीं, डायरेक्शन लगाया गया था। हर स्टेट को कहा था कि 1 मई 2017 तक आपके स्टेट के रूल्स लाओ, आपकी वेबसाइट चालू करो, प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन चालू करो और अगर किसी को केस करना है तो केस फाइल करना चालू करो। लेकिन 1 मई 2017 के आने तक हार्डली किसी स्टेट गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन को माना। सिर्फ महाराष्ट्र और हैंडफुल ऑफ अदर चंद दूसरे स्टेट्स ने इस टाइम लिमिट का पालन किया। और मेरे ख्याल से जो अपने महाराष्ट्र की रेरा अथॉरिटी है, महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, मेरे ख्याल से ये पूरे देश में पहली अथॉरिटी थी जो ये सब समय पर चालू की थी, प्रोजेक्ट रजिस्टर करना और केस सुनना। वेबसाइट लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन चालू हो गए थे, सब बिल्डर अपने प्रोजेक्ट रजिस्टर करने चालू कर दिए थे और आज के तारीख पर सब स्टेट के रेरा चल रहे हैं। मजाक के टोन में कहा जा सकता है कि जब रेरा आया, हर नए कायदे की तरह रेरा को भी कोर्ट में लिया गया कि यह कायदा कानूनी तौर पर बनाया गया है या नहीं। इज दिस लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट। जब भी नया कायदा आता है, हमेशा नया कायदा कोर्ट में जाना ही है। कोई ना कोई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करेगा ही कि यह कायदा कायदे अनुसार नहीं बनाया गया है। रेरा के साथ भी यही हुआ था। तो जब रेरा बनाया गया, कई सारे लोगों ने पूरे देश में कई सारे कोर्ट्स में केस किए कि ये रेरा गैर कानूनी कायदा है, ढंग से नहीं बनाया है और कई सारे लोगों ने केस किया। कई सारे हाई कोर्ट्स में रिट पिटीशन फाइल किए गए और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, तय किया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वाले केसेस है उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को 2 महीने का टाइम लिमिट दिया कि हम ये देश भर के सारे पिटीशंस, देश भर के सारे हाई कोर्ट वाले ये पिटीशंस आप बॉम्बे हाई कोर्ट को ट्रांसफर किए जा रहे हैं और इन्हें 2 महीनों के अंदर खत्म कीजिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया और चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे को कहा गया कि ये सब केसेस सुनने के लिए, ये टाइम लिमिट में निर्णय देने के लिए एक खास बेंच बनाइए। तो सब पिटीशन जहां रेरा के कॉन्स्टिट्यूशनल कायदों को चैलेंज किया था, ये सब पिटीशन बॉम्बे हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो गए। 2017 के सितंबर में आर्ग्यूमेंट्स चालू हुई और ये सब आर्ग्यूमेंट्स नवंबर में खत्म हुए। नवंबर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व किया, कहा कि अभी आर्ग्यूमेंट्स बंद होंगी और जो 330 पेज का जजमेंट है, नीलकमल रियल्टर्स के नाम का जजमेंट है, वो रेरा का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का जजमेंट है और वो आया 2017 के दिसंबर 6 को। अब इन शॉर्ट ये जजमेंट कहता क्या है? इन शॉर्ट इस जजमेंट के कंटेंट बहुत सिंपल है। इस जजमेंट ने कहा कि रेरा अच्छा कायदा है, कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा कायदा है और जो भी लोग कह रहे थे कि रेरा का ये गैर कानूनी है या कानूनी तौर पर नहीं बनाया गया है, कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा मत कहो। कोर्ट ने कहा कि रेरा के सब प्रोविजंस बराबर है, वैलिड है और कॉन्स्टिट्यूशनल है। और यह कहते कहते रेरा ने ये भी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन दिया कि रेरा कायदा रेट्रोएक्टिव करके ऑपरेशन होगा। तो अब ये रेट्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है?
रेट्रोएक्टिव का दूसरा किस्म का ऑपोजिट है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोएक्टिव का मतलब ये है कि जो भी पास्ट में खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, वो रेरा में नहीं आएगा, इसीलिए वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। रेट्रोएक्टिव मतलब आपका जो पुराना प्रोजेक्ट है जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, रेरा आया लेकिन आपका प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए रेरा आपके प्रोजेक्ट पर लागू होगा, आपके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट पर लागू होगा। इसीलिए रेरा को रेट्रोएक्टिव कहते हैं कि आपने कहा था कि आपका प्रोजेक्ट 2022, 23, 24 में खत्म होगा और इसीलिए रेरा आप पर अप्लाई होगा। और जो प्रोजेक्ट्स रेरा के आने के पहले खत्म हो गए हैं, यानी रेरा के आने के पहले जिन भी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया गया है उन पर रेरा लागू नहीं होगा। तो यह था रेरा कायदे के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के जजमेंट का ऑब्जर्वेशन और रेट्रोस्पेक्टिव और रेट्रोएक्टिव वाले शब्दों का फर्क। ऊपर से देखा जाए ब्रॉडली स्पीकिंग तो यह कह सकते हैं कि जब होम बायर्स को प्रमोटर बिल्डर के खिलाफ कोई दुविधा अगर होती है तो उनके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। या तो वे आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर जा सकते हैं, या तो वे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जा सकते हैं, या तो वे रेरा के अंडर केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट्स ने क्लैरिफाई। मिथिल जी, यस सर। मिथिल जी, आप Yes, sir. आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है, प्लीज वीडियो ऑफ कर दे, वीडियो बैंडविड्थ कम दिख रहा है, ऑडियो ब्रेक हो रहा है बार बार थोड़ा सा बीच बीच में, तो आप जी, अपना sir. वीडियो ऑफ कर देंगे तो बैंडविड्थ अच्छा मिलेगा। जी सर। हाँ ठीक है, टेस्टिंग सर, अभी आवाज थोड़ी ढंग से आ रही है? हेलो हेलो सुनील सर, अभी आवाज ढंग से आ रही है? Yes, we can hear you. ग्रेट, थैंक यू सर। तो ब्रॉडली स्पीकिंग जब भी फ्लैट परचेजर्स को प्रमोटर के खिलाफ कोई दुविधा होती है तो इन तीनों कायदों में से एक को चुनना पड़ता है। और कोर्ट्स ने क्या क्लैरिफाई किया है कि इन तीनों कायदों में से कस्टमर सिर्फ एक कायदे का फायदा उठा सकता है, एक ही कायदे का लाभ उठा सकता है। वरना क्या होगा, अलॉटी बोलेगा, फ्लैट परचेजर बोलेगा कि मुझे रिफंड चाहिए और मैं एक रिफंड का केस इंसॉल्वेंसी में डालता हूं, एक रिफंड का केस कंज्यूमर में डालता हूं और एक रिफंड का केस रेरा के कोर्ट में डालता हूं, तो मुझे 3 रिफंड मिलेंगे। कोर्ट ने कहा नहीं, आपको एक रिफंड के बदले 3 रिफंड नहीं मिल सकते। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि जब आप बिल्डर के खिलाफ केस करना चाहते हो तो आपको तीनों कायदों में से एक को चूज करना पड़ता है। जब भी आप उस कायदे का चुनाव करते हो उसका यह मतलब बनता है कि आप बाकी 2 कायदों को छोड़ रहे हो। तो जब भी आप केस करते हो आप वही कायदे को पकड़ के चलते हो और बाकी कायदों के अंदर केस नहीं कर सकते हो। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, चुनाव करना, कि मैं इस कायदे का चुनाव कर रहा हूं और उन बाकी के कायदों का नहीं चुनाव कर रहा। रेरा के अंदर के बेसिक स्टेक होल्डर कौन होते हैं? Who are the people involved in RERA in the and the real estate field? सबसे पहले होता है कस्टमर, जिसे रेरा में कहते हैं अलॉटी। फिर होता है बिल्डर जो बिल्डिंग बनाता है, उसे कहते हैं प्रमोटर। फिर कस्टमर और बिल्डर एक दूसरे के कांटेक्ट में कैसे आते हैं, कब आते हैं? जब ब्रोकर का बीच में आना होता है। तो ब्रोकर को कहा गया है रियल एस्टेट एजेंट, इन शॉर्ट में उसे एस्टेट एजेंट भी कहते हैं। और एजेंट को भी रेरा के साथ रजिस्टर करना होता है, वह ब्रोकर का काम करता है उसके पहले। तो अलॉटी होते हैं, प्रमोटर होते हैं और एजेंट होते हैं। और उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी। गवर्नमेंट अथॉरिटी में से सबसे पहले आते हैं रेरा अथॉरिटी। ये रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रेरा अथॉरिटी है, ये गॉडफादर होते हैं स्टेट के रियल एस्टेट सेक्टर के। तो महाराष्ट्र के महारेरा अथॉरिटी है, गुजरात स्टेट के गुजरात रेरा अथॉरिटी है,
इसी प्रकार से हर स्टेट के खुद के रेरा अथॉरिटी है, जो उस स्टेट के, उस प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर के गॉडफादर कहलाते हैं। जो रेरा शब्द हम वापरते हैं वो दोनों प्रकार से यूज होता है, कायदे को भी रेरा कहते हैं और इस अथॉरिटी को भी रेरा कहते हैं। तो रेरा एक्ट कायदा होता है और रेरा कोड या रेरा अथॉरिटी ये अथॉरिटी होते हैं। रेरा अथॉरिटी के बाद आते हैं उनके कॉलीग एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जिन्हें इन शॉर्ट में एओ भी कहते हैं। अभी एक्चुअली में रेरा अथॉरिटी तो ये एओ के सुपीरियर होते हैं, बट हम इन्हें कॉलीग क्यों कहते हैं? क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर सेम कोर्ट के अपील में जाते हैं, यानी रेरा अथॉरिटी के ऑर्डर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर ये अपील में जाएंगे तो जाएंगे रेरा के अपैलेट ट्रिब्यूनल को। तो रेरा होती है, उनके एओ होते हैं और इन दोनों के ऑर्डर जब चैलेंज करने होते हैं तो जाते हैं ट्राइब्यूनल में, रियल एस्टेट अपैलेट ट्राइब्यूनल। और ट्राइब्यूनल के ऑर्डर हाई कोर्ट में चैलेंज होते हैं, आपके प्रदेश के हाई कोर्ट, आपके स्टेट के हाई कोर्ट। जब कस्टमर फ्लैट खरीदता है या ऑफिस खरीदता है या बंगलो खरीदता है या कोई ओपन प्लॉट खरीदता है, सबसे पहले कस्टमर को उस प्रोजेक्ट का आइडिया कैसे आएगा? किसी प्रकार के एडवर्टीजमेंट को देख के। जस्ट एक सेकंड प्लीज, पानी पी लो। यस, तो एडवर्टीजमेंट के द्वारा कस्टमर को उस प्रोजेक्ट की जानकारी मिलती है। बिल्डर जब फ्लैट और बिल्डिंग बांधते हैं, वे उनकी एडवर्टीजमेंट ऑलमोस्ट हर जगह पे करते हैं, इंटरनेट पे करते हैं, रेडियो पे करते हैं, बड़े होर्डिंग पे करते हैं, न्यूज़पेपर में करते हैं, खुद के बुकलेट ब्रोशर बनाते हैं। कई किस्म और कई प्रकार के एडवर्टीजमेंट होते हैं और कई माध्यमों में इन एडवर्टीजमेंट को लगाया गया जाता है। तो एडवर्टीजमेंट का डेफिनेशन है वो रेरा में दिया गया है कि कोई फैंसी पोस्टर बनाया है या ब्रोशर बनाया है। इस एडवर्टीजमेंट में उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के कई सारे अच्छे चीजों को एडवर्टीजमेंट किया है कि अफोर्डेबल प्राइस है या स्पेशियस फ्लैट है या कई सारे एमिनिटी है, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम, कोई फैंसी लोकेशन पर है कि एकदम अपस्केल नेबरहुड है, हाई फाई पॉश एरिया है, या एकदम कनेक्टिविटी रिलेटेड सुविधा है कि कोई एकदम मेन ट्रेन स्टेशन या बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट के एकदम 5 मिनट 10 मिनट करीब है। तो यह सब एडवर्टाइजमेंट है जिनसे प्रमोटर बिल्डर बायर्स को आकर्षित करते हैं। तो अलॉटीज खरीदते हैं, या तो अपार्टमेंट खरीदते हैं या तो प्लॉट खरीदते हैं। तो यह अपार्टमेंट और प्लॉट और बिल्डिंग प्रेमाइसेस होते हैं जो वे खरीदते हैं। तो जब बंगलो खरीदते हैं तो वह खुद बिल्डिंग खरीदते हैं जो स्टैंडअलोन बंगलो, स्टैंडअलोन बिल्डिंग होता है, या फिर उनके जो फ्लैट खरीदते हैं वो बिल्डिंग में सिचुएटेड होते हैं। तो बिल्डिंग और एमिनिटीज और फैसिलिटीज और प्रोजेक्ट के चारों कोनों, चार दीवारों को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कहा जाता है। The four walls of the building and the four walls of the project, which include everything, is called the real estate project। और इस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को प्रमोटर को रेरा के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। यानी एक किस्म से ऐसा कह सकते हैं कि आप और मैं जब फेसबुक पर जाते हैं तो हम अपना प्रोफाइल बनाते हैं, इसी प्रकार से बिल्डर को रेरा के वेबसाइट पे ये प्रोजेक्ट का एक प्रोफाइल बनाना रहता है, ये प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करना होता है और प्रोजेक्ट के सब डिटेल, सब जानकारी इस रेरा वेबसाइट पर डालनी होती है, और सिर्फ डालनी नहीं, अपडेट भी करनी होती है। ये प्रोजेक्ट का बांधने का काम सबसे पहले चालू होता है जब प्रमोटर कॉर्पोरेशन या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से एक कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेता है, जिसे सीसी भी कहते हैं इन शॉर्ट। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लिया जाता है और इस मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में
वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उस जगह की म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। फिर प्रमोटर प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन करता है, धीरे धीरे वह प्रोजेक्ट बांधना चालू करता है और प्रोजेक्ट बांधना खत्म करता है। और जब उस प्रोजेक्ट के फ्लैट के अंदर रहना जमता है, सहयोग हो सकता है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रमोटर को उस प्रोजेक्ट के लिए ओसी यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करेगी। उस सर्टिफिकेट का यह महत्व और मतलब होता है कि आपका बांधकाम खत्म हो गया है और अब यहाँ लोग रहने के लिए, ऑक्यूपाई करने के लिए आ सकते हैं। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का अगला कदम होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, या जिसे बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट या बीसीसी भी कहते हैं। उसका यह मतलब होता है कि प्रमोटर ने इस प्रोजेक्ट के रिलेशन में सभी काम खत्म कर लिए हैं। कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया है, मेंटेनेंस खत्म हो गया है, पेपर वर्क खत्म हो गए हैं और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद अब प्रमोटर को इस प्रोजेक्ट से निकल जाना होता है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद प्रमोटर को इस प्रोजेक्ट से टाटा बाय बाय कर देना होता है, क्योंकि अब जो लोग वहां रहने आए हैं वे खुद की सोसाइटी बनाएंगे और यह सोसाइटी बिल्डिंग और प्रोजेक्ट और बाकी सब चीजों की देखभाल करेगी और प्रमोटर को इसमें से निकल जाना होता है। जो कंस्ट्रक्शन प्रमोटर करता है, जो भी कंस्ट्रक्शन करता है, उसे सैंक्शनड प्लान के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करना होता है। सैंक्शनड प्लान यानी कि वो जो कंस्ट्रक्ट करने वाला है उसका जो कंस्ट्रक्ट करने का प्रोग्राम है, जो प्लान है, वो प्लान उसे कॉर्पोरेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास अप्रूव कराना पड़ता है। और जब अप्रूव करने के बाद वह काम करता है कंस्ट्रक्शन का, प्रमोटर को वही सैंक्शनड प्लान के हिसाब से बनाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने सैंक्शन प्लान बनवाया यानी प्लान पास करवाया कॉर्पोरेशन से, लेकिन कुछ स्वयं बदलाव करके कंस्ट्रक्शन कर रहा है। प्लान से डिविएट करना अलाउड नहीं है, प्लान से अलग कुछ करना अलाउड नहीं है। तो सैंक्शन प्लान्स के हिसाब से कंस्ट्रक्शन जारी रखना पड़ता है और ये सैंक्शन प्लान जो वो पास कराता है उसे कस्टमर को डिस्क्लोज करना रहता है, कस्टमर को दिखाना पड़ता है। प्रमोटर कस्टमर को दिखाता है कि ये देखो यह प्लान के हिसाब से यह बिल्डिंग बनने वाला है और सैंक्शन प्लान को उस रेरा वेबसाइट पर अपलोड भी करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि एमिनिटीज एडवर्टाइज तो किए हैं कि आपके प्रोजेक्ट में यह सब होगा, स्विमिंग पूल वगैरह होगा, लेकिन सैंक्शन प्लान में पास करवाया ही नहीं है। और दूसरे कई किस्सों में सैंक्शन प्लान में लिखा होगा कि आपका फ्लैट का एक साइज है, लेकिन प्रमोटर को कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो बिना आपके परमिशन के उस फ्लैट को, आपके फ्लैट को बदल देते हैं, फ्लैट में बदलाव लाते हैं, कभी एरिया कम कर देते हैं, कभी पूरा डायरेक्शन बदल देते हैं। इनिशियली स्टार्टिंग में आपको मिल रहा था एकदम ओपन स्पेस व्यूज, अब पूरा बिल्डिंग बदल गया है और आपके पूरे व्यूज किसी और दिशा में चले गए हैं। तो सैंक्शन प्लान के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करना होता है। फिर अगला इंपॉर्टेंट बेसिक डेफिनेशन होता है कारपेट एरिया, यानी आपके फ्लैट, जो फ्लैट आप खरीद रहे हो, उस फ्लैट का एरिया कारपेट एरिया के हिसाब से होना चाहिए और बिल्डर को आपको वो कारपेट एरिया ही कैलकुलेशन देना है। रेरा के आने के पहले एक बहुत घिनौना किस्म का प्रैक्टिस चालू होता था कि नॉर्मली आपको कम कारपेट एरिया दिया जाएगा, यानी बिल्डर आपको कहेगा कि सर आपको 1000 स्क्वायर फीट एरिया मिल रहा है, बट उसमें से कारपेट एरिया हार्डली 400 या 600 होता था। तो ये फेक एरिया की बिक्री होती थी पहले। ये लोग कैसे करते थे कि जो एरिया एक्चुअली आपके फ्लैट में इन्वॉल्व नहीं है उसकी भी गिनती करते थे कि कुछ बैल्कनी है जो एफएसआई में गिनती नहीं हुई है, उसका भी आपके फ्लैट में जोड़ देते हैं
ये देखो ये आपकी बैल्कनी है, जो एक्चुअली बैल्कनी नहीं होती। दूसरा ऐसा होता है कि आपके स्लैब, बिल्डिंग बांधने के टाइम जो स्लैब बांधते हैं, वो स्लैब को फ्लैट में जोड़ दिया है, उसे बैल्कनी कहा गया है। दूसरा एक ऐसा ऐसे रूप में एरिया को बढ़ाया जाता है कि जो डक्ट एरिया होता है, जो पूरे बिल्डिंग का ड्रेनेज पाइप्स रहता है, नॉर्मली उसका खुद का एक हिस्सा रहता है, ऊपर से नीचे, टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक। बिल्डर क्या करेंगे, ये डक्ट एरिया को भी आपके फ्लैट में जोड़ देंगे और वहां से आपको एक दरवाजा और एकदम कॉरिडोर पैसेज बना देंगे। और बिल्डर आपको कहेंगे कि ये लो, ये एक्स्ट्रा एरिया भी आपका है, आप इसमें वॉक इन वार्डरोब बनाओ, आप इसमें रेनोवेशन कर दो, आप आपका बेडरूम बढ़ा दो, या आप आपका बाथरूम बना दो इसमें। तो वो एरिया दरअसल आपके फ्लैट में गिनती नहीं है, वो बिल्डिंग का एरिया है, आपका फ्लैट का एरिया नहीं है। तो बिल्डर को कारपेट एरिया के हिसाब से, प्लान के हिसाब से और कारपेट एरिया के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करना होता है और आपको फ्लैट देना होता है। और फ्लैट के परचेज के बाद यह जो सब डिटेल्स है, प्रोजेक्ट की डिटेल्स वगैरह, बिल्डर को अग्रीमेंट फॉर सेल, या जिसे सेल अग्रीमेंट भी कहते हैं, उस अग्रीमेंट में डालना है। जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस है, कंस्ट्रक्शन के टर्म्स एंड कंडीशंस, पेमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस, बिल्डर के टर्म्स एंड कंडीशंस और कस्टमर के टर्म्स एंड कंडीशंस, इस अग्रीमेंट में डालना होता है बिल्डर को। और इस अग्रीमेंट के कुछ फॉर्मेलिटीज करने पड़ते हैं, जैसे कि स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन। यह इसलिए करना पड़ता है ताकि कायदे अनुसार इस पेपर वर्क को अपना मूल महत्व मिल सके, कायदे के अंदर इनको एनफोर्स किया जा सके, इसीलिए उनका स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो ये था बेसिक डेफिनेशन स्टेक होल्डर के और प्रॉपर्टी के रेरा के। ये रेरा कायदा जो है वो और क्या कहता है, रेरा कायदा कहता है कि यह कायदा, रेरा एक्ट, ये रियल एस्टेट की बिक्री का गॉडफादर कायदा है। यानी कि जिसे भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट करना है और उस प्रोजेक्ट के अंदर फ्लैट या बंगलो वगैरह की सेल करनी हो, कोई दूसरा कायदा नहीं बनाया जाएगा। और फ्लैट, बंगलो, प्लॉट, यह सब की बिक्री, यह सब का सेल सिर्फ रेरा कायदा को अधिकार है और हक है नियम बनाने के। अभी यही टॉपिक पर एक उदाहरण दे सकते हैं। जो वेस्ट बंगाल स्टेट है, उन्होंने कहा कि हम यह केंद्रीय सेंट्रल रेरा नहीं मानेंगे, इनका हमें नहीं पालन करना है, और वेस्ट बंगाल स्टेट खुद का रियल एस्टेट एक्ट बनाए। वेस्ट बंगाल कहे कि हम ये मेन रेरा, सेंट्रल रेरा नहीं मानना चाहते, मेन रेरा अथॉरिटी और इन कायदों को हम नहीं मानना चाहते, इसीलिए वेस्ट बंगाल ने खुद का रेरा कायदा बनाया और खुद की रेरा अथॉरिटी बनाई। लेकिन यह मामला गया हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये वेस्ट बंगाल के कायदे को इनवैलिड, इलीगल, वॉइड कहा और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, क्योंकि रेरा का सेक्शन 89 यह कहता है कि यही रेरा कायदा, केंद्रीय सेंट्रल रेरा कायदा, इसी को अधिकार है, और जो वेस्ट बंगाल ने कायदा बनाया है वो इसके खिलाफ है। तो यह सेक्शन 89 कहता है कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और फ्लैट और बंगलो वगैरह की बिक्री, सेल वगैरह के लिए जो भी इनकंसिस्टेंट कायदे बनेंगे वे इनवैलिड बनेंगे। लेकिन दूसरे लॉज जो ये रेरा कायदा के इनकंसिस्टेंट भी नहीं है, हैंड इन हैंड है, एक दूसरे के समान है, और एक दूसरे और ये कायदे, दूसरे कायदे जो हाथ में हाथ लेकर कायदा बनाते हैं वे चलेंगे। मतलब ये जो इनकंसिस्टेंट है वो नहीं चलेगा, लेकिन जो कंसिस्टेंट है वह चलेगा। उदाहरण है कि रियल एस्टेट एक्ट के साथ साथ दूसरे कायदे भी लागू होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अग्रीमेंट का जैसे मैंने कहा स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो स्टैंप एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये सब फ्लैट की बिक्री के बारे में बात नहीं करते, बिक्री के लिए आगे पीछे के जो फॉर्मेलिटीज होते हैं उनकी बात करते हैं।
तो ये जो आगे पीछे के लॉज है, जो फॉर्मेलिटीज, दूसरे फॉर्मेलिटीज वाले लॉज है, यह लागू होंगे। तो ये थे रेरा से रिलेटेड कायदे। इसी प्रकार बाकी एक दो सेक्शन है जो कहते हैं कि जिस प्रकार से दूसरे कायदों को रेरा पर कुछ कहना अलाउड नहीं है, उसी प्रकार से दूसरे कोर्ट्स को रेरा के ऊपर केस करने अलाउड नहीं है। यानी ये सेक्शन 79 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को रेरा के प्रोविजंस से रिलेटेड अगर कोई सिविल कोर्ट में केस करना है, यानी कि कोई व्यक्ति कहता कि मेरा रेरा का सेक्शन 30, 40, 50, 60 यह वायलेट हो रहा है और केस करना है, तो सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता। रेरा के जो प्रोविजंस आपको एनफोर्स करने हैं वो सिर्फ रेरा कोर्ट और कंज्यूमर कोर्ट में स्थापित होंगे। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन 79 डाला गया है। रेरा रिलेटेड कायदों का सिर्फ रेरा और कंज्यूमर कोर्ट समन भेज सकते हैं। दूसरे सिविल कोर्ट्स को इन रेरा मैटर्स में इंटरफियर करने की इजाजत नहीं है। कायदे में इसे कहते हैं आउस्टर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, यानी ज्यूरिसडिक्शन निकाल देना। दूसरे कोर्ट्स को ज्यूरिसडिक्शन निकाल दिया गया है रेरा के मामले में। सिविल कोर्ट्स को नहीं अथॉरिटी है कि केस फाइल किए जाने के लिए। ना तो कोई केस फाइल हो सकता है सिविल कोर्ट्स में, ना ही कोई इंजंक्शन, कोई रिलीफ दिया जा सकता है। अब आते हैं इस गॉडफादर अथॉरिटी के बारे में बात करें। रेरा अथॉरिटी, प्रमोटर बिल्डर को हर कुछ जो चीज करनी है, बिल्डर और एजेंट को हर कुछ जो चीज करनी है इस रेरा अथॉरिटी के साथ करनी है। प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करना है, रेरा के पास जाओ। रेरा के नियमों का पालन करना है, रेरा के पास जाओ। अब एक एग्जांपल देता हूं। प्रमोटर को यह डिस्क्लोज करना पड़ता है कि इनकी कंपनी या पार्टनरशिप फर्म के डायरेक्टर कौन है, पार्टनर्स कौन है, इस रेरा वेबसाइट पर दिखाना होता है, डिस्क्लोज करना होता है। लेकिन अगर ये बदल जाता है कि एक पार्टनर चला जाता है और दूसरा पार्टनर आता है, या एक डायरेक्टर निकल जाता है और दूसरा डायरेक्टर आता है, तो ये बिल्डर को किसके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा? रेरा के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल देता हूं। अगर यह प्रमोटर बिल्डिंग को बांधना चालू तो किया है, लेकिन फंड्स के हिसाब से या कोई भी दूसरे कारण के हिसाब से यह बिल्डिंग वो खत्म नहीं कर पाता। वो है तो प्रमोटर, लेकिन अभी उसको ये फीजिबल नहीं हो रहा है प्रोजेक्ट, और उसे यह प्रोजेक्ट किसी और को बेचना पड़ेगा। कोई और प्रमोटर इसे खत्म करना, किसी और प्रमोटर ऑफर करेगा इस प्रमोटर को कि मैं यह प्रोजेक्ट खत्म कर दूंगा। तो अगर पहले प्रमोटर को दूसरे प्रमोटर को पिक्चर में लाना है, तो ये दो प्रमोटर किसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे? रेरा के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये रेरा अथॉरिटी जो है ये गॉडफादर होती है कंस्ट्रक्शन की और सेल की स्टेट में। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये रेरा कायदा, रेरा एक्ट ये 100% लॉ है, आप गलत हो। होता क्या है, ये रेरा एक्ट एक्चुअली सिर्फ 30% है टोटल लॉ का। और मैं तो वो बाकी कायदों की भी बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, उनकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। रेरा का जो एक्ट है वो कह सकते हैं कि 30% है, और स्टेट गवर्नमेंट और रेरा अथॉरिटी ने बाकी का 70% फिल इन द ब्लैंक्स किया है। स्टेट ये रेरा के रूल्स के द्वारा, रेगुलेशंस के द्वारा, सर्कुलर्स के द्वारा और जजमेंट के द्वारा। तो जब हम रेरा कायदे की बात करते हैं, सिर्फ एक्ट नहीं होता, एक्ट होता है, उसके साथ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं और जजमेंट्स होते हैं। ये सब मिलके आपके स्टेट के रेरा कायदा बनाते हैं। और जो भी फिल इन द ब्लैंक्स चाहिए रहता है, ये रेरा कर सकती है, क्योंकि रेरा इस फील्ड की रेगुलेटर है। रेगुलेटर मतलब क्या? ये कायदे का नाम क्या है? रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। इस अथॉरिटी का नाम क्या है? रियल एस्टेट
रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो अब रेगुलेटर का मतलब क्या होता है? रेगुलेटर का मतलब कि रेरा कायदे को रेगुलेट करेगा, यानी पार्लियामेंट के बदले या कोई स्टेट लेजिस्लेचर, कोई एमएलए या लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली वाले के बदले रेरा अथॉरिटी इस फील्ड में कायदा बनाएगा। इसीलिए रेरा को रेगुलेटर कहते हैं। इसका मतलब वापस क्या होता है, एक उदाहरण देता हूं। जब कोरोना वायरस आया मार्च 2020 में, लंबे लंबे लॉकडाउन लगे, लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना के 3 साल पहले से तो प्रोजेक्ट रजिस्टर हुए हैं। 2017 मार्च मई से इतने सारे तो रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तभी के रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स में कितने सारों ने लिखा होगा कि आपको पोजीशन मिलेगा 2020 में, लेकिन लॉकडाउन आ गया। 6 महीने जितने लंबे लॉकडाउन आ गए, उसका यह मतलब होता है कि नेचुरली पोजीशन देने में भी 6 मंथ का डिले होने वाला है। तो रेरा रेगुलेटर के रूप में यह ऑफिशियली 6 महीने एक्सटेंड करता है, यानी केंद्रीय सरकार ने अगर लॉकडाउन किया है तो उसी कारण से ऑफिशियली रेरा में भी 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। ये कैसे हो पाता है? ये इसलिए हो पाता है क्योंकि रेरा इस फील्ड का रेगुलेटर है। अगर रेरा नहीं होता तो स्टेट गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री या सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन्हें गैजेट में कुछ न कुछ पब्लिश करना होता, और स्टेट को पहले से बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा बर्डन होता है। तो इस रेगुलेटर के कॉन्सेप्ट के द्वारा एक कायदे में प्रिंसिपल होता है जिसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, और दूसरा प्रिंसिपल होता है जिसे कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कि कायदे बनाने का हक हम किसी को सौंप रहे हैं। रेगुलेटर का मतलब यह होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के बदले अब रेरा इसके रिलेशन में कायदा बनाई। तो कोविड एक उदाहरण था रेगुलेटर के पावर का। दूसरे, किस प्रकार के सर्कुलर का अधिकार होता है रेरा को? ये जो रेगुलेटर होते हैं रेरा, ये आपके स्टेट के लैंड लॉज रेरा को कनेक्ट करते हैं। रेरा सेंट्रल कायदा है, लेकिन आपको तो पता ही होगा कि जब हम लैंड लॉस की बात करते हैं, स्टेट तो दूर, यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट दूसरे सारे कई सारे रूल्स बदल जाते हैं। मुंबई से थाना, थाना से नवी मुंबई, मुंबई से नवी मुंबई, मुंबई से रायगढ़, इतने में ही कितने सारे डिफरेंसेस है लैंड लॉस में। तो रेरा और इस रेगुलेटर और सर्कुलर के रूप में और सर्कुलर के द्वारा स्टेट के हर उस लोकल लैंड लॉ को रेरा से जोड़ता है। जो कायदे में फिल इन द ब्लैंक्स चाहिए होते हैं, जो लोकल लैंड लॉज होते हैं, कॉर्पोरेशन के लैंड लॉज होते हैं, उन्हें कनेक्ट करता है रेरा, उन्हें फिल इन द ब्लैंक्स करता है रेरा इस कायदे से, ताकि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो पूरे स्टेट में स्ट्रेट फॉरवर्ड रूप में स्मूथ वे में काम कर सके। रेरा रेगुलेटर के रूप में और सर्कुलर के रूप में जो काम करते हैं, उसका एक और उदाहरण देता हूं। जब प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट आती है, यानी जब बिल्डर रजिस्टर करता है प्रोजेक्ट, तो वो एंड डेट देता है कि यह तारीख तक आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, उसे कंप्लीशन डेट कहते हैं। लेकिन कंप्लीशन डेट आ गई, फिर भी बिल्डर पोजीशन नहीं ले रहा, तो आपका प्रोजेक्ट ऐसा हो सकता है कि प्रोजेक्ट लैप्स हो सकता है। प्रोजेक्ट लैप्स मतलब कि वो तारीख आ गई और बिल्डर को वापस एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, और अब बिल्डर को इस प्रोजेक्ट से हटाना पड़ेगा। बिल्डर को अथॉरिटी नहीं रहेगी उसके खुद के प्रोजेक्ट में इंटरफियर करने, और रेरा टेक ओवर करेगा। तो यह तो यूजुअली एकदम लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट केस सिनेरियो होता है, लेकिन उदाहरण के लिए यह जरूरी होता है समझना कि जब टेक ओवर वगैरह होता है, जो रेरा के प्रोसीजर्स होते हैं, ये रेरा सर्कुलर के द्वारा क्लैरिफाई करेगी। तो बेसिकली रेरा का जो भी प्रोसीजर है, रेरा रेगुलेटर बन के सर्कुलर्स के रूप में प्रोसीजर क्लैरिफाई करेगी।
तो रेरा का सबसे पहला काम होता है रेगुलेटर बनना, और रेरा का दूसरा काम होता है कोर्ट बनना, उसे कहते हैं जुडिशियल फंक्शन। तो जब भी कस्टमर या बिल्डर को एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम होती है, कठिनाई होती है, दुविधा होती है, ग्रीवियंस होती है, वे एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल करते हैं रेरा के कोर्ट में। रेरा के कोर्ट के साथ साथ, जैसे मैंने कहा था, उनके कॉलीग अथॉरिटी होते हैं एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का क्या काम है? रेरा के ऑर्डर जब पास होते हैं, जब कोई रेरा कोर्ट में केस फाइल करता है, और जो भी रेरा कोर्ट में सक्सीड होता है, जो भी रेरा कोर्ट में जीतता है अपना केस, वह कॉम्पेंसेशन के लिए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर वह कॉम्पेंसेशन के लिए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के कोर्ट में केस फाइल करेगा। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का एक ही काम है कॉम्पेंसेशन देना, यानी रेरा के ऑर्डर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास लिए जाएंगे, जिसे कॉम्पेंसेशन चाहिए वह लेके जाएगा, और कॉम्पेंसेशन देने के लिए कुछ ग्राउंड्स होते हैं, कुछ कंसीडरेशंस होते हैं जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को ध्यान में रखने पड़ते हैं। ये बिल्डर को किस प्रकार से रॉन्गफुल गेन हुआ, यानी गलत तरीके से कितना मुनाफा हुआ, कितना अमाउंट था इस गलत इनकम का, बिल्डर ने कितना रिपीट किया, यह प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट है, 500 अलॉटीज है और सबके साथ यह गुना किया, या फिर बिल्डर के कई सारे प्रोजेक्ट है, हर प्रोजेक्ट में 100 अलॉटीज है कम से कम, और हर प्रोजेक्ट में यह गलत काम रिपीट हो रहा है। तो कॉम्पेंसेशन देने के लिए यह ग्राउंड्स ध्यान में रखने जरूरी है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के लिए। फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के बाद आती है अपैलेट ट्राइब्यूनल। रेरा के ऑर्डर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर को जब चैलेंज करना है, तो ट्राइब्यूनल के पास चैलेंज करना है। इस अपील को बोलते हैं फर्स्ट अपील। अब इस ट्राइब्यूनल के बारे में एक छोटी सी दिलचस्प चीज है कि जब रेरा कायदा बनाया गया था, तो इस ट्राइब्यूनल के लिए जो जज बैठेंगे, एक नॉन जुडिशियल क्वालिफिकेशन था जुडिशियल मेंबर के पोस्ट के लिए। यानी रेरा इनिशियली कहे थे, ये कायदा इनिशियली कहा था कि जो ट्राइब्यूनल के जुडिशियल मेंबर है, उन्हें कोई जुडिशियल क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है। तो ये जब वो नीलकमल का जजमेंट जो हमने देखा था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिसाइड किया था, उसमें यह ऑब्जर्व किया गया कि यही एक चीज एक्चुअली बदली गई उस जजमेंट में। बाकी सब ठीक ठाक था रेरा कायदे में, सिर्फ यही एक चीज बदली है और सेट असाइड की है कि जुडिशियल मेंबर के लिए जुडिशियल क्वालिफिकेशन जरूरी है। तो यह बदलाव इस जजमेंट ने लाया था, और ट्राइब्यूनल में जुडिशियल मेंबर का बैठना आवश्यक है। तो अपैलेट ट्राइब्यूनल एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर और रेरा के ऑर्डर को अपील में सुनती है, और ये फुल फ्लेज जजेस होते हैं। तो हमने देखा कस्टमर को, बिल्डर को, हमने देखा रेरा अथॉरिटी को, हमने देखा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को, हमने देखा ट्राइब्यूनल को। अब देखते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। रेरा यह कहता है कि बिल्डर एक भी फ्लैट बेचने के पहले यह प्रोजेक्ट को रेरा वेबसाइट के साथ रजिस्टर करना कंपलसरी है। यानी रजिस्टर किए बिना प्रमोटर बिल्डर उस प्रोजेक्ट में एक भी फ्लैट का सेल नहीं कर सकता। अगर रजिस्ट्रेशन के बिना सेल किया तो पेनल्टी लग सकती है। जब प्रमोटर यह प्रोजेक्ट को रेरा वेबसाइट पर रजिस्टर करता है, तो प्रोजेक्ट की हर डिटेल उसे उस वेबसाइट पर डालनी और डिस्क्लोज करनी होती है। तो अभी डिटेल में क्या क्या डालना होता है वो कायदे में दी गई है, रेरा के सेक्शन में दी गई है, रेरा के रूल्स में दी गई है, और सर्कुलर्स में दी गई है।
कुछ उदाहरण है कि क्या क्या अपलोड करना है, उसके कुछ उदाहरण देता हूं। नंबर 1, प्रोजेक्ट कब तक खत्म होगा। नंबर 2, ये प्रोजेक्ट की बाउंड्री क्या है, जमीन पर इसकी सीमा क्या है, 4 कॉर्नर्स क्या है, इनकी दीवारें कहाँ लगेंगी, वो डिस्क्लोज कराना होता है। अभी कई बार ऐसा होता है कि उस लैंड के कॉन्टेक्स्ट में उस पर ऑलरेडी लिटिगेशन चालू है, जो लैंड पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस पर ऑलरेडी लिटिगेशन चालू है, तो बिल्डर को उस लिटिगेशन को भी डिस्क्लोज करना है कि कौन से कोर्ट में है लिटिगेशन, क्या केस नंबर है, कौन से पार्टीज के बीच में है और वह लिटिगेशन क्या स्टेज पर है। यह इसलिए किया गया है ताकि जो फ्लैट खरीदना चाहता है वह देख सकता है कि प्रॉपर्टी में क्या प्रॉब्लम है। जो कोर्ट केस चालू है उनका केस नंबर इसलिए दिया गया है कि आप ऑनलाइन जा सकते हो, आप केस का स्टेटस वगैरह पढ़ सकते हो, ताकि कस्टमर को आइडिया मिले कि यह प्रोजेक्ट ठीक ठाक है या नहीं। फिर यह भी अपलोड करना होता है कि अग्रीमेंट जो साइन करेगा और बाकी जो पेपर वर्क साइन करेंगे उनका ड्राफ्ट अपलोड करना होता है, जो कस्टमर डाउनलोड कर सकता है, पढ़ सकता है और अपने लॉयर को दिखा सकता है। तो यह सब डिटेल्स आपको हर प्रोजेक्ट, हर रेरा प्रोजेक्ट के प्रोफाइल वेबसाइट पर देखने मिलेगी। प्रोजेक्ट सैंक्शन प्लान और एडवर्टीजमेंट के हिसाब से चलना चाहिए और कस्टमर के परमिशन के बिना एक भी चीज बदल नहीं सकती। जैसा मैंने कहा था कि सैंक्शन प्लान के हिसाब से और एडवर्टीजमेंट के हिसाब से सब चलना चाहिए। अपने एडवर्टीजमेंट देख के बुकिंग की, और अगर बिल्डर को सडनली कुछ चेंज करना है, यानी स्विमिंग पूल इधर लेफ्ट साइड पे नहीं राइट साइड पे लगेगा, यह भी चेंज के लिए उसे आपकी कस्टमर की कंसेंट चाहिए रहती है, सिग्नेचर चाहिए रहती है, और खुद ब खुद बिल्डर यह काम नहीं कर सकता। बिना कस्टमर के कंसेंट के, बिना कस्टमर के सिग्नेचर के बिल्डर को अथॉरिटी नहीं होती कुछ भी चेंज करने में। फिर कंस्ट्रक्शन चालू होता है सैंक्शन प्लान के हिसाब से, और एक एक करके प्रमोटर बिल्डर को पोजीशन देना होता है कस्टमर्स को। जब कई सारे फ्लैट बिक चुके होते हैं तब बिल्डर को उसमें सोसाइटी बनानी पड़ती है, या कॉन्डोमिनियम बनाना पड़ता है। तो वो होती है लीगल एंटिटी। उसका यह मकसद होता है कि बिल्डर भले वो बिल्डिंग बांध रहा हो, लेकिन बिल्डर हमेशा के लिए यह बिल्डिंग और प्रोजेक्ट से एसोसिएट नहीं रहने वाला। एक ऐसा स्टेज आता है कि सोसाइटी बनानी पड़ती है और उस सोसाइटी को हैंड ओवर करना पड़ता है। सोसाइटी को पेपर वर्क हैंड ओवर करना पड़ता है और प्रॉपर्टी हैंड ओवर करती है। यानी अब सोसाइटी इस बिल्डिंग और इस प्रोजेक्ट का देखभाल करेंगी। अब सोसाइटी मेंटेनेंस इशू करेगी। अब सोसाइटी के सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजरर होंगे। अब अगर आपके ये बिल्डिंग सोसाइटी में एमिनिटीज है, क्लब हाउस, जिम, स्विमिंग पूल, अब सोसाइटी इनकी देखभाल करेगी। तो इनका जो इक्विपमेंट है वो ढंग से मेंटेन करना, एमिनिटीज को ढंग से बनाए रखना, और उनके रिलेशन में मेंटेनेंस मेंबर्स वगैरह को चार्ज करना अब सोसाइटी की जिम्मेदारी होगी और बिल्डर को निकल जाना होता है। तो बिल्डर को सोसाइटी एंटिटी बनाकर उसे प्रॉपर्टी और पेपर वर्क का हैंड ओवर करना होता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर ने बुकिंग तो की, लेकिन कस्टमर को बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं। तो कस्टमर कहते हैं कि हमें रिफंड चाहिए और हमें रिफंड के ऊपर कॉम्पेंसेशन चाहिए। किस प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं वो आगे की स्लाइड में देखने मिलेंगे। रेरा कायदे के अंदर जो भी ऑफेंस करता है
ऑब्वियसली लिटिगेशन तो होगा, बट लिटिगेशन के बात करने के पहले आपको जानना जरूरी होगा कि जो कोर्ट केस और कॉम्पेंसेशन होता है उसको छोड़कर भी हर व्यक्ति पर पेनल्टी लग सकती है। ये पेनल्टी जो है इनका साइज यह होता है कि जो प्रोजेक्ट बनाने का कॉस्ट है कि पूरा प्रोजेक्ट बनने में सपोज 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ लग रहे हैं तो इनका 5% 10% होती है ये पेनल्टी की साइज। ये जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट में देखने मिलेगा कि प्रोजेक्ट का कितना खर्चा है। तो यह मूल जानने के लिए कि 5% 10% कितना आता है वो भी वो भी जान सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट के द्वारा। तो इनका एक उदाहरण देता हूं, ये जो पेनल्टीज है 5 से 10% प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकती है। तो ऐसा होता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 करोड़ है तो 10% यानी मैक्सिमम 2.5 करोड़ पेनल्टी लग सकती है, जो बिल्कुल छोटी रकम नहीं है। इवन छोटे प्रोजेक्ट के लिए यह बहुत बड़ी रकम होती है। और कई सारे प्रोजेक्ट, छोटे प्रोजेक्ट में भी 25 करोड़ ऐसा कह सकते हैं कि छोटी रकम है, क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट 200 फ्लैट 300 फ्लैट 400 फ्लैट, कभी कभार तो 500 फ्लैट भी हो सकती है कि 500 फ्लैट का प्रोजेक्ट है, 5 टावर बनने वाले हैं बड़े बड़े 100 फ्लैट के। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट में 5 से 10% पेनल्टी का साइज क्या होगा। अब ये अलॉटी प्रमोटर और एजेंट किस प्रकार से उस पेनल्टी को अट्रैक्ट करते हैं, किस प्रकार से उस पेनल्टी को लायबल होते हैं, उसे देखते हैं। जो कस्टमर होते हैं उन पर पेनल्टी लग सकती है अगर ये ऑर्डर का पालन नहीं किए, कि रेरा अथॉरिटी ने या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने या ट्राइब्यूनल ने कुछ ऑर्डर पास किया है और उसका पालन अगर कस्टमर नहीं कर रहा है तो कस्टमर पर लग सकता है। फिर एस्टेट एजेंट जो आपका ब्रोकर है वो इस पेनल्टी के लिए लायबल हो सकता है अगर वह बिना रजिस्ट्रेशन के काम करता है, यानी बिना रजिस्ट्रेशन के वह ब्रोकर का अगर काम करता है तो उसे पेनल्टी लगेगी, और अगर ऑर्डर्स का पालन नहीं कर रहा है तो उसे पेनल्टी लगेगी। और फाइनली जो बिल्डर है वो कई सारे वेज में उसे यह पेनल्टी लग सकती है। ढंग से डिस्क्लोजर नहीं किए, जो रेरा वेबसाइट है उस पर ढंग से डिस्क्लोज नहीं किया, कस्टमर को ढंग से डिस्क्लोज नहीं किया। मैंने खुद कई सारे नॉन रजिस्ट्रेशन कंप्लेंट्स आर्ग्यू किए हैं कि प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना चाहिए था। ये जो रेरा कायदा है, जो प्रोजेक्ट पहले से चालू है जिनके पास अभी तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है उन्हें, भले ही वो रेरा के पहले चालू हुए थे बट आज के तारीख पर उनके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, रेरा के आने के तारीख पर उनके पास नहीं थे ये सर्टिफिकेट, इसलिए उन्हें रेरा में रजिस्टर करना था लेकिन रजिस्टर किया ही नहीं है, तो प्रोजेक्ट का 5 से 10% पेनल्टी लग सकता है। फिर बिल्डर पर पेनल्टी लग सकती है अगर रेरा के कायदे का पालन नहीं किया, जो दूसरे प्रोविजन है उसको फॉलो नहीं किया, और अगर कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं किया तो प्रमोटर को इस पेनल्टी लग सकती है। अभी नॉर्मल प्रोसीजर क्या है कंस्ट्रक्शन वगैरह में? प्रमोटर पहले कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लाएगा, फिर प्रमोटर कंस्ट्रक्शन करेगा सेक्शन प्लान के हिसाब से, फिर प्रमोटर रेरा में रजिस्टर करेगा और रेरा में बैंक अकाउंट खोलेगा। यह रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही एडवर्टीजमेंट और सेल कर सकता है उसे फ्लैट वगैरह की। फिर जब फ्लैट बिकते हैं तो अलॉटीज को, जो कस्टमर है, टाइम टू टाइम पेमेंट करने होते हैं। जो पेमेंट कस्टमर करता रहेगा वही पेमेंट प्रोजेक्ट की फंडिंग होती है, कि हर इंस्टॉलमेंट हर कस्टमर को भरनी रहती है और वह पेमेंट को लेके
बिल्डर के पास कैश आएगा, फंड्स आएंगे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। फिर बिल्डर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करता है और पोजीशन हैंडओवर करता है कस्टमर को, और यह करते करते सोसाइटी बनेगी, या सोसाइटी को छोड़ के कोई दूसरा लीगल एंटिटी, कभी कॉन्डोमिनियम होता है, कभी कंपनी होता है, लीगल एंटिटी बनेगी। उस लीगल एंटिटी सोसाइटी को हैंडओवर होगा प्रॉपर्टी और पेपर वर्क्स का। इस हैंडओवर को कन्वेयंस कहते हैं, और कन्वेयंस के इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। ये कन्वेयंस होता क्या है? देखो मित्रों, आपको सुन के आश्चर्य होगा अगर मैं आपको कहूंगा कि जो आप फ्लैट में रह रहे हो, जो आप खुद का घर समझ रहे हो, वो टेक्निकली आपका घर नहीं है। आपको सुनने में आश्चर्य होगा कि वो आपका खुद का घर नहीं है। टेक्निकली क्या होता है, वह घर सोसाइटी का है, और आपको वो घर में रहने का हक सोसाइटी का मेंबर बनने से हक है। उसका लॉजिक एक एग्जाम्पल के द्वारा देता हूं। आपके घर के बाजू में सपोज एक जिमखाना है, आप एक जिमखाना में मेंबरशिप लिए हो। अभी आप जिमखाना में मेंबरशिप लिए हो, इसीलिए आपको जिमखाना में एंट्री अलाउड है, इसीलिए आपको जिमखाना का स्विमिंग पूल यूज करना अलाउड है, जिमखाना का टेनिस कोर्ट यूज करना अलाउड है, जिमखाना का जिम यूज करना अलाउड है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि आप वो स्विमिंग पूल के मालिक हो? क्या हम कह सकते हैं कि आप वो जिम के मालिक हो? नहीं, जिमखाना मालिक है, और आपको जिमखाना का मेंबर बनने के द्वारा हक मिलता है सब एमिनिटीज यूज करने का। वही लॉजिक से सोसाइटी फ्लैट का ओनर है, और आप सोसाइटी के मेंबर हो, आपको शेयर सर्टिफिकेट है, उसके द्वारा आपको आपके फ्लैट में रहने का हक है। अब ये कन्वेयंस इंपॉर्टेंट क्यों होता है? कन्वेयंस यानी जमीन को सोसाइटी के नाम किया जा रहा है। बिल्डर जब बिल्डर जब बिल्डिंग बांधता है और आपको फ्लैट बेचता है, तो यह फ्लैट हवा में रहते हैं। जो जमीन होती है जिस पर यह बिल्डिंग बनता है, यह बहुत जरूरी है कि यह जमीन बिल्डर के नाम पे ना रहे। बहुत जरूरी है कि यह जमीन सोसाइटी के नाम पे आ जाए, क्योंकि अगर कल की तारीख पे भूकंप आता है या बिजली आती है और बिल्डिंग टूट जाता है, तो फिर अगर जमीन सोसाइटी के नाम पर नहीं है, तो सोसाइटी का कुछ हक नहीं होता, क्योंकि जमीन ही सोसाइटी के नाम में नहीं है। उस हक को डालने के लिए आपको अलग से केस करना पड़ेगा, क्योंकि जमीन ही आपके नाम में नहीं है। अगर जमीन आपके नाम में नहीं है, तो अगर बिल्डिंग टूट जाता है, तो वापस बिल्डिंग बनाने का हक सिर्फ जमीन के मालिक को होती है, किसी और को नहीं होती। इसीलिए रीडेवलपमेंट में भी यह एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जमीन के कागजात पहले सॉर्ट किए जाते हैं। इसीलिए कन्वेंस का मूल और महत्व प्लीज अंडर एस्टिमेट ना कीजिए, प्लीज इग्नोरेंट ना रहिए। यह बहुत जरूरी है कि जमीन भी सोसाइटी के नाम पे आ जाए, और बिल्डर की यह अनफॉर्चुनेटली करतूत होती है कि वे कन्वेयंस देंगे ही नहीं, उन्हें जमीन खुद के नाम पे रखें। तो ये था कंस्ट्रक्शन रिलेटेड और प्रोसीजर रिलेटेड जनरल प्रोसीजर। अभी आपको कहता हूं कि सब फ्लैट परचेजर को इन शॉर्ट किस किस प्रकार के प्रॉब्लम्स होते थे। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि बिल्डर पोजेशन टाइम पे नहीं देता। आपको बिल्डर ने कहा है कि आज आप फ्लैट बुक करो, आपको 3 साल के अंदर फ्लैट मिल जाएगा। यह आपको ताज्जुब होगी कि कई सारे ऐसे भी मामले हैं हमारे हाथ में, हमने केस फाइल किए हैं कि 13-13 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, लेकिन बिल्डर ने आज तक पोजेशन ही नहीं दिया। तो पोजेशन नहीं दिया, यह एक दुविधा होती है कस्टमर की। फिर बिल्डर ने बिना हमारी परमिशन के पूरा फ्लैट बदल दिया है। कभी ऐसा होता है
कि आप कोई पर्टिकुलर फ्लैट बुक करते हो, ऐसा बहुत नॉर्मल है कि कस्टमर वास्तु के हिसाब से फ्लैट बुक करते हैं। अरे बिल्डर ने तो बुकिंग ही चेंज कर दी है, पहले फ्लैट नंबर 1 बुक किया था, अभी बिल्डर ने खुद ब खुद बोला कि नहीं नहीं हम आपका फ्लैट, ये फ्लैट कैंसिल कर रहे हैं, हम आपको दूसरा फ्लैट दे रहे हैं। या फिर ऐसा करते हैं कि वास्तु के हिसाब से उनको एकदम वही फ्लैट और वही डायरेक्शन में पसंद था, अभी पूरा का पूरा दूसरा फेसिंग हो गया है, इधर नहीं उधर फेसिंग है। ऐसा होता है कि आप जब फ्लैट का प्लान देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत बढ़िया प्लान है, मुझे ऐसा ही घर चाहिए, लेकिन बिल्डर ने वो पूरा प्लान बदल दिया है, पूरा चेंज कर दिया है। अभी बेडरूम इधर नहीं उधर है, अभी किचन इधर नहीं उधर है, अभी लॉबी इधर नहीं उधर है। तो बिल्डर ने प्लान चेंज किए और एमिनिटीज चेंज किए आपकी परमिशन के बिना। पहले बोला था कि आपको ओपन व्यू वाला फ्लैट मिलेगा, तो यह ओपन व्यू भी एमिनिटी होती है आपके लिए। बिल्डर बोलता है, एडवर्टीजमेंट में डालता है लार्ज ओपन स्पेस, अरे एक्चुअली है ही नहीं ओपन स्पेस, उसने ओपन स्पेस के ऊपर कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। किधर है ओपन स्पेस, किधर है मेरी एमिनिटी? बोला था आपको एकदम वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल मिलेगा, जिम मिलेगा, क्लब हाउस मिलेगा। ये लोग ऐसे भी एडवर्टीजमेंट करते कि ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, बट दरअसल जो यंगस्टर्स रहेंगे, बच्चे लोग रहेंगे, उनके साइज का स्विमिंग पूल दे दिया है, तो यह गलत होता है। फिर दूसरे टाइप की दुविधा होती है कि कारपेट एरिया पर फ्लैट नहीं बेचना। पुराने टाइम पे रेरा के आने के पहले कुछ भी करके फ्लैट बेचते थे। वी आर सेलिंग यू 1000 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप। अरे सुपर बिल्टअप होता क्या है? कायदे में सुपर बिल्टअप करके कुछ है ही नहीं। ये जो सुपर बिल्टअप एरिया है, ये खुद बिल्डर का आविष्कार है। फ्लैट की बिक्री दरअसल कारपेट एरिया पर ही होनी चाहिए। तो यह ऑफेंस होता है कि कारपेट एरिया पे नहीं बेच रहा है। इस पर क्या होता है, आपको आपकी रिक्वायरमेंट होती है, मुझे 1000 स्क्वायर फुट का घर चाहिए। बिल्डर के पास आप जाते हो, बिल्डर आपको बोलता है कि हाँ हाँ हमारा यह घर 1000 स्क्वायर फुट का है, लेकिन यह 1000 स्क्वायर फुट कारपेट नहीं होता। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डक्ट एरिया आपके इसमें इंक्लूड कर देते हैं। जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे सब स्लैब रहते हैं, उसको बस एक जोड़कर बैल्कनी बना दी गई है, जो दरअसल अगर आप प्लान खोल के देखेंगे तो आपके फ्लैट में उस बैल्कनी की गिनती है ही नहीं, क्योंकि वह बैल्कनी है ही नहीं। बिल्डर गलत रूप में उसको बैल्कनी कह रहा है, और वो बैल्कनी का 20-25 स्क्वायर फुट, 50 स्क्वायर फुट आपको गलत तरीके से गिना रहा है। तो आपको लग रहा है कि आपका 1000 स्क्वायर फुट का फ्लैट है, दरअसल 400 का रहेगा या 600 का रहेगा। तो एक तरह का ऑफेंस होता है कि कारपेट एरिया पर नहीं बेचना, और उसका रिजल्ट होता है कि कम एरिया मिलना कस्टमर को। फिर होता है ऑफेंस के रेरा आया तो रेरा के अंदर रजिस्टर करना होता है, लेकिन रजिस्टर किया ही नहीं है। फिर अलग टाइप का ऑफेंस होता है कि जब कंस्ट्रक्शन होती है तो कॉर्पोरेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन होनी चाहिए, आईओडी रहनी चाहिए, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट रहना चाहिए, सब एनकम्बरेंस क्लियर होने चाहिए। पर बिल्डर बिना यह सब करके कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है, यानी परमिशन ना होते हुए कंस्ट्रक्शन की है। या तो लैंड ओनर का परमिशन नहीं है, या फिर कई सारे अथॉरिटीज, एनवायरनमेंट का परमिशन, एविएशन का परमिशन, तो कई सारे परमिशन लेना जरूरी होते हैं, और बिना परमिशन के कंस्ट्रक्शन करना गैर कानूनी होता है। फिर होता है ऑफेंस एनकम्बरेंस डिस्क्लोज नहीं करना। बिल्डर बांध तो रहा है बिल्डिंग, लेकिन जो लैंड ओनर है वो ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहा है कि बिल्डर को यह सब करना जायज नहीं है, अलाउड नहीं है। तो बिल्डर ने आपको एडवांस में बोला नहीं है कि ये लैंड पर डिस्प्यूट चल रही है, उसे एनकम्बरेंस बोलते हैं। बिल्डर ने आपसे छुपाया है कि लैंड में कुछ वोट डाला है। फिर बिल्डर को, जैसा मैंने आपको समझाया, हैंडओवर नहीं करना होता है, कि उनको जमीन खुद के नाम पे रखनी होती है, और जितना यह डिले करेंगे उनको खुद को मुनाफा होता है बिल्डर को।
उसी कॉन्टेक्स्ट में जब तक सोसाइटी नहीं बनती, बिल्डर खुद मेंटेनेंस लेता है। तो आपको मालूम ही होगा कि आप फ्लैट खरीदते हो, अब तक सोसाइटी नहीं बनी, तो मेंटेनेंस वगैरह भी आप बिल्डर को देते हो। और बिल्डर जब सोसाइटी नहीं बनती है तो बिल्डर कुछ भी करके आपसे मेंटेनेंस लेगा। आपके पास कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती कि दरअसल यही अमाउंट है क्या जो चार्ज हुए हैं। तो सोसाइटी ना फॉर्म करना, समय पर ना फॉर्म करना, यह भी ऑफेंस होता है। फिर एक ऐसा टाइप का ऑफेंस होता है कि बिल्डर जो पेपर वर्क बनाते हैं वे खुद के फेवर में बनाते हैं। एक उदाहरण देता हूं, आपका अग्रीमेंट खोलिए, आपके फ्लैट के अग्रीमेंट देखिए, 99.99% अग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो बिल्डर के फेवर में होते हैं। मतलब ऐसा उदाहरण देता हूं, अग्रीमेंट में ऐसा लिखा होगा कि अगर जो कस्टमर जो जिसे टाइम पर पैसे भरने होते हैं इंस्टॉलमेंट के, अगर कस्टमर समय पर पैसे नहीं भरेगा तो कस्टमर को पेनल्टी लगेगी, एकदम हाई पेनल्टी, 21% पेनल्टी, कंपाउंड इंटरेस्ट, कस्टमर को एकदम हाई पेनल्टी लगेगी। लेकिन अगर बिल्डर को पेनल्टी लगनी है तो बिल्डर खुद को छोटी पेनल्टी लगाएगा इस कागजों में, उसे कहते हैं वन साइडेड अग्रीमेंट्स। बिल्डर खुद पर छोटी पेनल्टी लगाएगा कि अगर कस्टमर ने कुछ प्रॉब्लम किया तो कस्टमर पर 21% लगेगा इंटरेस्ट, लेकिन अगर बिल्डर प्रॉब्लम करेगा तो बिल्डर पर सिर्फ 4%, 6% इंटरेस्ट लगेगा। ऐसा क्यों होना चाहिए? दोनों को इक्वल पनिशमेंट लगना चाहिए। इसे कहते हैं वन साइडेड अग्रीमेंट्स। और दोस्तों, वन साइडेड अग्रीमेंट्स कंज्यूमर कोड और रेरा कोड एकदम हेवी पॉइंट ऑफ व्यू से सेट असाइड करती है कि अग्रीमेंट वन साइडेड नहीं होने चाहिए और पेनल्टी दोनों के लिए यूनिफॉर्म होनी चाहिए। फिर दूसरा टाइप का ऑफेंस है, जैसा मैंने आपको कहा कि कन्वेयंस इश्यू नहीं हो रहा है, कन्वेयंस लेना बहुत जरूरी होता है मेरे मित्रों। फिर दूसरा टाइप का ऑफेंस होता है कि जो जिस प्रकार से वो एमिनिटीज वगैरह बदले हैं उसी प्रकार से एडवर्टीजमेंट गलत निकले हैं। एक ऐसा एग्जांपल है, एक बिल्डर है, उन्होंने कहा था कि यह प्रोजेक्ट एक रेलवे स्टेशन के बहुत करीब है, 2 मिनट वॉकिंग करीब है। अरे दरअसल यह रेलवे स्टेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। न्यूज़पेपर में यह सब का रिपोर्टिंग हुआ, जो बोल रहा था कि ये रेलवे स्टेशन के बगल में वो स्टेशन था ही नहीं, वो एक रेलवे क्रॉसिंग था जहां पे ट्रेन आके रुकती थी। वो ट्रेन का पाथ, उनका रास्ता ऐसा था कि इस जगह पर आके ट्रेन रुकती थी। यहाँ पर इस बंदे ने प्रोजेक्ट बनाना चालू किया और बोल दिया कि स्टेशन के बगल में, अरे इधर स्टेशन है ही नहीं, हाउ कैन यू से इट इज फॉल्स, हाउ कैन यू से इट इज नियर बाय द स्टेशन। तो ऐसी टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट होती है, फॉल्स एडवर्टीजमेंट और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्डर ने कहीं गलत एडवर्टीजमेंट की है, गलत प्रोत्साहन दिया है आपको फ्लैट खरीदने के लिए, आप यह कायदे अपना सकते हैं, यूज कीजिए, आपको एकदम हक है गलत एडवर्टीजमेंट के खिलाफ जुर्माना पाने का। फिर बिल्डर पैसे लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, ना कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ना हमें कुछ अकाउंट्स दे रहा है। बिल्डर को ऑडिटेड स्टेटमेंट देना होता है आपको कि हम लोग जो पैसे दे रहे हैं बिल्डर को, उनका खर्च कहाँ हुआ है, किस प्रकार हुआ है, उसमें जानकारी पाना हक होता है कस्टमर का। फिर बिल्डर पैसे लेते जाते हैं लेकिन अग्रीमेंट नहीं बनाते क्योंकि उन्हें वो टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं डालना है। जैसे फ्लैट के 10% पैसे बिल्डर लेता है, वो 11वें टके पर उसे रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है अग्रीमेंट का। फिर एक ऐसा टाइप का ऑफेंस है कि बिल्डर को उस लैंड पर कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन ही नहीं है, लैंड ओनर ने उसे परमिशन ही नहीं दी है, और यह डिफेक्टिव टाइटल कहलाता है कि परमिशन ना होने के द्वारा, ना होने के बदले भी बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन जारी रखा है, फ्लैट बेचे हैं बिना किसी अधिकार के। फिर दूसरे टाइप के ऑफेंस होते हैं कि जो क्वार्टरली, साल के हर क्वार्टर में बिल्डर को रेरा की वेबसाइट अपडेट करनी होती है। तो वह क्वार्टरली अपडेट अगर बिल्डर नहीं करता है फिर आप केस कर सकते हो।
एंड फाइनली एक ऐसा टाइप का ऑफेंस ग्रीवेंस है, बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन एकदम गंदी क्वालिटी का किया है। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है कि किसी व्यक्ति ने, एक सीनियर सिटीजन ने अपनी घर के दीवार में मुक्का मारा, पंच मारा और उस दीवार में छेद हो गया। अरे ऐसा कैसा घर है? 20-25 माले की बिल्डिंग है, बिल्डिंग का लोड सहना होता है, 10, 15, 20, 50 साल के लिए बिल्डिंग को खड़ी रहनी होती है। ऐसा कैसे चलेगा कि कोई दीवार में मुक्का मारेगा और दीवार टूट जाएगी? अरे ऐसे तो जान खतरे में आ जाएगी। तो खराब कंस्ट्रक्शन का भी एक्शन लिया जा सकता है। दूसरे एग्जाम्पल है खराब कंस्ट्रक्शन के लीकेज होती है या फर्नीचर फिटिंग ढंग से नहीं किए हैं, आपके सब दरवाजे वगैरह, अब दरवाजे बंद करते हो, दरवाजे टूटकर हाथ में आते हैं, इतना लीकेज है कि ऊपर से पानी टपक रहा है, आपके बाथरूम में पानी टपक रहा है। एक ऐसा डायलॉग मार सकते हैं, बिल्डर कई कई बार ऐसे एडवर्टीजमेंट करते हैं कि फ्लैट इज रेडी विद रनिंग वाटर, लेकिन मजाक के रूप में ऐसे कहते हैं कि वो एक्वागार्ड का पानी की बात नहीं कर रहे हैं, वो रनिंग 24 आवर्स रनिंग वाटर आपके लीकेज का बात कर रहे हैं। तो यह सब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सब होती है प्रॉब्लम्स जो कस्टमर फेस करते हैं। तो ये बिल्कुल। सब प्रॉब्लम्स होती है, इनका अगर केस करने जाए तो केस करने का क्या प्रोसीजर होता है रेरा के अंडर? देखिए, नॉर्मली कस्टमर्स क्या चाहते हैं, वे जैसे उनको कोई प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले वे केस नहीं करते, सबसे पहले वे रिफंड मांगते हैं कि हमें कुछ प्रॉब्लम है, हमें रिफंड दे दो और हमें छुटकारा दो इस प्रोजेक्ट से। नॉर्मली यह नेगोशिएशन नहीं वर्कआउट होता है, तभी जाके केस करने पर मजबूर होते हैं। नॉर्मली कस्टमर के दो टाइप के रिक्वेस्ट होते हैं। एक होता है ये रिफंड की, हमें बिल्डर से भरोसा उठ गया है, हमें यह प्रोजेक्ट में रहना ही नहीं है और हमें एग्जिट करना है, उसे रिफंड लेके निकल जाना है। दूसरा ऐसा टाइप का रिलीफ चाहिए होता है कस्टमर को कि भले बिल्डर प्रॉब्लम कर रहा है, भले कुछ आगे पीछे हो रहा है, लेकिन हमें यही फ्लैट चाहिए, हमें ये प्रोजेक्ट से नहीं निकलना है, हमें इस फ्लैट पर मन आ गया है और हमें यही फ्लैट चाहिए। तो उसमें उन्हें रिफंड नहीं, उन्हें केस करके कॉम्पेंसेशन चाहिए। तो रिफंड विद इंटरेस्ट एंड कॉम्पेंसेशन या फिर पोजेशन विद इंटरेस्ट एंड कॉम्पेंसेशन, इन दोनों में से एक का रिक्वायरमेंट होता है कस्टमर्स को। तो ये लोग नेगोशिएशन करते हैं और जब नेगोशिएशन कुछ रिजल्ट नहीं देता, तभी कुछ केस फाइल करने का रिक्वायरमेंट बनता है। आपको जानकर दिलचस्पी होगी, सिर्फ कस्टमर केस फाइल नहीं कर सकता, बिल्डर भी कस्टमर के खिलाफ केस फाइल कर सकता है और सोसाइटी भी बिल्डर के खिलाफ केस फाइल कर सकती है। सोसाइटी को हैंडओवर नहीं किया, कन्वेंस नहीं किया, जो सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी है बिल्डर से, बिल्डर ने वो ऑब्लिगेशन नहीं किए, बिल्डर ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की, तो सोसाइटी भी केस फाइल कर सकती है। अब जब रेरा नया नया था तो थोड़ा कंफ्यूजन था कि रेरा अथॉरिटी को कब केस करना चाहिए और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को कब केस करना चाहिए। इनिशियली सब ऐसा होता था कि जिनको कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए वे रेरा के पास फाइल करते, और जिनको कॉम्पेंसेशन चाहिए कि चलो मैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कॉम्पेंसेशन डाल रहा हूं, तो सेम टू सेम केस एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जाएगा। ऐसा लोग पहले करते थे, लेकिन वो गलत था। अब ऐसा हो गया है प्रोसेस कि आप एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास सिर्फ तब जा सकते हो जब ऑलरेडी रेरा का ऑर्डर आपके हाथ में है। आप रेरा कोर्ट में जीते, उसके बाद ही एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जा सकते हो। अभी वह प्रोसीजर स्थापित हो गया है। प्रॉब्लम क्या होता था कि सेम बिल्डिंग में एक बंदा रेरा अथॉरिटी के पास जाएगा, एक बंदा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जाएगा, दोनों के सेम बिल्डिंग, सेम फैक्ट्स, सेम स्टोरी में कभी कभी ऑपोजिट आउटकम निकलते थे।
तो इसीलिए अब वो प्रोसीजर एकदम सीधा हो गया है। अब पहले रेरा के पास केस फाइल करो, रेरा में आप जीतोगे, वो ऑर्डर को एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास ले जाओ कॉम्पेंसेशन के लिए। तो यह रूल्स, रेगुलेशन, सर्कुलर और जजमेंट के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है। रेरा और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स को आपको चैलेंज करना है तो 60 डेज, 60 दिन के अंदर ट्राइब्यूनल के पास अपील फाइल करनी है और ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को वापस 60 दिन के अंदर हाई कोर्ट में अपील करना है और हाई कोर्ट के ऑर्डर को 60 to 90 डेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। दोस्तों, एक लास्ट चीज कहता हूं, अगर आपको लगता है कि सिर्फ कस्टमर्स को दुविधा होती है, सिर्फ कस्टमर को अड़चन होती है, सिर्फ कस्टमर को प्रॉब्लम होती है, तो यह कहना गलत होगा कि सिर्फ कस्टमर, क्योंकि आप देखोगे तो सिर्फ कस्टमर को इश्यूज नहीं होते, बिल्डर को भी इश्यूज होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर समय पर पेमेंट नहीं करते, जो सबसे बड़ा कारण होता है कि बिल्डर प्रोजेक्ट समय पर नहीं बांध सकते। तो कस्टमर अगर पेमेंट नहीं करेगा तो बिल्डर के पास पैसे कहां से आएंगे? तो कस्टमर पेमेंट नहीं करते और बिल्डर को उससे अड़चन होती है। फिर कई बार कस्टमर पोजेशन लेने से इनकार कर देते हैं कि कुछ ना कुछ खामखा डिस्प्यूट होता है। तो जो फॉल्स टाइप के कस्टमर्स रहते हैं, जो फॉल्स केस करना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ इश्यू निकालते हैं कि आपका ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है, और पोजेशन नहीं लेते, पेमेंट स्टॉप कर देते हैं। तो यह सबसे ना तो बिल्डर को फंडिंग मिलती है, ना ही बिल्डर वह फ्लैट किसी और को बेच सकता है। तो बिल्डर को वो बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि जब पोजेशन वगैरह दे दिया होता है, फिट आउट के लिए पोजेशन देते हैं यानी रेनोवेशन के लिए, और ये कस्टमर जो है वो इतना तोड़फोड़ करते हैं कि अभी कस्टमर के वजह से कॉर्पोरेशन ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, क्योंकि कॉर्पोरेशन बोल रहा है कि आपने तो सैंक्शन प्लान के हिसाब से नहीं किया है, आपने तो ये दीवार तोड़ी है, यह काम गलत किया है। तो यह कस्टमर के गलत तोड़ने के वजह से बिल्डर के पूरे प्रोजेक्ट का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अटक जाता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि बिल्डर को यह प्रॉब्लम आती है कि मार्केट बहुत खराब है, मार्केट का सिनारियो बहुत खराब है, ज्यादा डिमांड नहीं है, प्राइसेस बहुत गिरने लगे हैं, और खासकर कोरोना वायरस के दौरान तो बिल्डर्स को मार्केट सिनारियो का भी बहुत अफेक्ट होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि या तो कोई व्यक्ति या तो कोई कॉर्पोरेशन कुछ केस फाइल करती है, जिसके वजह से कुछ स्टॉप वर्क नोटिस निकलता है कि हमें आपके प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है और आपको इस प्रोजेक्ट का काम बंद करना होगा। तो जब कॉर्पोरेशन और कोर्ट ऐसे ऑर्डर पास करते हैं तो एक्स्ट्रा टाइम प्रमोटर को कम मिलता है। हमेशा जो 2 महीने के लिए आपका काम रुक गया है कंस्ट्रक्शन का, तो उसका रिलीफ प्रमोटर को नहीं मिलता है, वो फिर पोजीशन में उसको 2 महीने एक्स्ट्रा नहीं मिलते। तो ये जो कॉर्पोरेशन और कोर्ट के ऑर्डर रहते हैं कि आप काम बंद करो, और प्रमोटर क्या करता है, जब ऐसे जेन्युइन ऐसे ऑर्डर होते हैं तो काम बंद करना होता है। बट कई बार कॉर्पोरेशन के ऑर्डर जेन्युइन नहीं होते, या फिर कुछ मिस्टेक के वजह से कॉर्पोरेशन ऐसे ऑर्डर पास करती है और फिर प्रमोटर को कोर्ट जाना पड़ता है, इन ऑर्डर्स को चैलेंज करना पड़ता है कि ये जो कॉर्पोरेशन ने स्टॉप वर्क ऑर्डर डाला है यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए, प्लीज ये ऑर्डर हटा दो और हमें काम चालू करने दो। तो यह सब में जो समय लगता है वो प्रमोटर को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। कई बार कॉर्पोरेशन और कस्टमर अननेसेसरी लिटिगेशन करते हैं, फॉल्स लिटिगेशन करते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुंबई के प्रॉपर्टी प्राइसेस दुनिया के सबसे ज्यादा में से एक है। तो हाई लैंड कॉस्ट आर वन ऑफ द प्रॉब्लम्स फॉर द प्रमोटर्स। तो विद दैट माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। रेरा से रिलेटेड प्रोसीजर, कस्टमर के हक, बिल्डर के हक
और जो कोर्ट के प्रोसीजर होते हैं और कंस्ट्रक्शन के प्रोसीजर होते हैं उन्हें इस कम समय में एक दो घंटे के अंदर समझाने का प्रयत्न मैंने किया है। थैंक यू वेरी मच। हमारे मिथिल संपत साहब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंज्यूमर जो फ्लैट लेने के लिए इच्छुक है उनके लिए समझाया, तो आपका शुक्रिया खूब खूब। गीता करगुटकर हमारी रेगुलर पार्टिसिपेट है। तो गीता जी बताइए, आज का ये जो हमारा सचिन जी का, सुबीर का और हमारे मिथिल संपत साहब का जो ओवरऑल हाउसिंग लॉ और नो ब्रोकरहुड किस तरह से हैंडल कोविड बेटर विद नो ब्रोकर, तो कैसा लगा आपको? गीता कनगुटकर। नमस्कार। हाँ ये बहुत ही शानदार तरीका था, वेबिनार था। इन्होंने मिथिल संपत जी ने बहुत ही सरलता से अलग अलग उदाहरण देते हुए कस्टमर्स को इतनी सरलता से एजुकेट किया है, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद गीता जी। मिथिल संपत साहब, आपने एक कॉमन मैन को कैसे समझाया जा सकता है एक सरल लैंग्वेज में, वो प्रेजेंटेशन किया, उसके लिए आपको सर सैल्यूट। और आपका भविष्य उज्जवल है सर, उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इतनी कम उम्र में आप सुप्रीम कोर्ट में जो आपने एप्रिसिएशन लिया है, बहुत मुश्किल, कम लोगों को मिलता है। तो हम भाग्यशाली, हम आगे देखेंगे कि जैसे विनोद जी है, उनसे भी डबल आप नाम और ख्याति प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरी शुभकामना आपको हमारी पूरी टीम की तरफ। आशीर्वाद के लिए थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा ऑलवेज सर। आपके होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा को ये इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। थैंक यू ऑल। थैंक यू सचिन, थैंक यू मिथिल।